हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हम लोग इतिहास की, भूगोल की, और फिर आप देखेंगे राजनीति विज्ञान की और समाजशास्त्र की सभी एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है और किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा पढ़ते समय। अब हम लोग इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र की किताबों की जो एनसीईआरटी हैं किताबें, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आपके एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और एक आपका बेस मजबूत करती हैं। और कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको समझाती हैं। क्या करती हैं? समझाती हैं। और जब आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या आप देखिए कि ऑफिशियल आप देखते हैं स्पेशल कोई किताब लिखी जाती है, उन्हें आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाते हैं। और ये किताबें आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, ऑप्शनल हो, हर जगह फायदा देती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ एक और बात बता दूं, अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है जो आप लोग सोच सकते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। और इसमें सभी क्लासें आपकी डली हुई हैं। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ले चुके हैं, तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है इसे आप लोग भी देख लीजिए। और एनसीईआरटी से संबंधित क्लासें जो चल रही हैं वो एनसीईआरटी बुक्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग देख लीजिएगा। और जब आप लोग इकोनॉमी की कक्षा 9वीं की किताब लेने जाएंगे ना, अर्थशास्त्र की, तो इस तरह का कवर पेज आपको देखने को मिलेगा। ये अर्थशास्त्र की है और कक्षा 9वीं के लिए है। किसके लिए? कक्षा 9वीं के लिए है। और एनसीईआरटी यानी कि आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, इसके द्वारा ये किताबें लिखवाई जाती हैं। और आप सभी जानते हैं एक भरोसेदार, विश्वसनीय संस्था है, और इसीलिए आप देखते हैं कि विश्वसनीय किताबें भी हैं आप लोगों के लिए। इसमें जो आंकड़े आप लोग देखते होंगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और आप देखेंगे 50 रुपये की मिलेगी किताब, आप लोग खरीदने जाएंगे। अगर पीडीएफ के रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं तो सभी किताबें एक एक करके आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए और बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। और पढ़ते समय दो तीन बातों का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार जब आप लोग किताब पढ़ रहे हो तो कोई नोट्स बनाने का काम आपको नहीं करना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से आप लोग एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए। जब एक से दो बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे ना, तब आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि नोट्स किस पॉइंटों का बनाना है आपको। और मैं हर क्लास में आप लोगों से कह रहा हूं कि 90 से 95% नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है, दिमाग में लिखना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में आपका दिमाग ही आपके साथ जाएगा। बाकी आप देखते हैं कि 5-10% बचता है। जो परीक्षा नज़दीक होती है उस समय आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप लोग नोट्स बना सकते हैं और अपने बनाए नोट्स को ही पढ़िए, ये भी कहता हूँ हमेशा। ठीक है, और दूसरी बात एक ये भी याद रखिएगा आप लोग, जब आप लोग एनसीईआरटी किताबें उठा के पढ़ते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट को उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आप लोग, और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की उन किताबों को ख़त्म कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि पहले आप लोगों ने कक्षा 6वीं के सभी सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर 7वीं, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस तरह से आप देखेंगे एक क्लास को दूसरी से आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे और बेहतर संबंध आप लोग रख पाएंगे और बेहतर रिजल्ट भी आप लोग दे पाएंगे जब एक सब्जेक्ट को क्रम से आप लोग पूरी किताबें कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कवर कर लेते हैं। और देखिए इस पाठ्य पुस्तक को निर्माण में जिन लोगों का योगदान है, जिस समिति कमेटी का योगदान है, बड़ी रिसर्च करके आप देखेंगे लिखी गई है, तो उनके नाम है, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप लोग, तो आप लोग देखिए बड़ी कहानी का रूप देकर ये किताबें लिखी गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई परेशानी होने वाली है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फिर भी कहीं कोई परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अध्याय 1 में आप लोग पालमपुर कहानी, गांव की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में संसाधन के रूप में लोग। अध्याय 3 में निर्धनता एक चुनौती। अध्याय 4 में भारत में खाद्य सुरक्षा देखेंगे आप लोग। और इस तरह से इसमें आपको 4 अध्याय पढ़ना है। कितना? 4 अध्याय पढ़ना है। यहाँ देखिए नीचे भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका लिखी गई है, जो पूरे संविधान का एक तरह से आप देखिए निचोड़ बताती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और आप देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, एक बड़ा संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था, इसीलिए आप लोग उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए, इसका पहला चैप्टर हम लोग एक ओवरव्यू ऐसे ही देख लेते हैं, पढ़ने वाले नहीं, विस्तार से पढ़ना आपको ही है। अगर फिर भी कोई परेशानी उसमें दिखेगी तो आप लोग बताइएगा। और चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग जो अंत में अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, उन्हें देख लिया करिएगा, फिर आप लोग पढ़ा करिएगा। बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उनके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। पालमपुर गांव की कहानी, ये आप देखिए गांव का दृश्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देखेंगे बड़ी कहानियों का रूप आपको बता रहा हूं ना, बड़ी सरल शब्दों में लिखी गई है। और इसीलिए आप देखते हैं, कहते हैं कि क्या है, इन्हें पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी किताबों को। जब आप लोग आगे की क्लासों में स्पेशल किताबें पढ़ेंगे ना, तो वहां आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए गेहूं देख रहे हैं आप लोग, ये सब आप लोग देखते रहिए। ये भी आप लोग दिखाई दे रहा है। और एक बात और, आप लोग जब कहानियां इस तरह की पढ़ती हैं ना, तो अपने आप को उससे जोड़ा करिएगा कि आपके आसपास आप देखते हैं इस तरह की व्यवस्था है, तो उसे पढ़ने में, समझने में, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर और आप लोग कर पाएंगे। और आप सभी लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में भी आप देखते हैं खेती किसानी होती है। और इकोनॉमी आप लोग देखिए, अपने आप को ही समझिए इकोनॉमी से जोड़कर। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है, और पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा कर रहे हैं। तो ये भी आप लोग देखेंगे। चलिए, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए, अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना यकीन रखिए आप लोग। क्या करिए, यकीन रखिए आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 9वीं की आपकी इकोनॉमी की किताब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। और अगली क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की जो आपकी इकोनॉमी की किताब है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ के नाम से है वो उस किताब का नाम।